डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे कुछ चीजें जो डिस्कस कर ली थी, कुछ अनदर रिजल्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग बेसिकली क्या क्या डिस्कस कर चुके थे, बेसिस एंड डायमेंशन, कुछ प्रॉपर्टीज डायमेंशन के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ हमको डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस का, आप ऐसे लिख सकते हैं कि एज ए रिजल्ट लेट W1 and W2 are two subspecies of finite dimensional vector space, finite dimensional vector space। ठीक है, देन क्या हम लॉजिक लगाते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, लीनियर सम का डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है जो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, अगर उसके हमारे पास कोई दो सब स्पेसेस है W1 एंड W2, ठीक है, तो उसका जो डायमेंशन, जो लीनियर सम का डायमेंशन होगा, दैट द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इन W1 इंटरसेक्शन W2। एक रिजल्ट हमारा ये हो गया कि अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए कि हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो डायरेक्ट सम है W1 और W2 का, यानी इफ a vector space V over F is the direct sum of the W1 and W2, then by the definition of direct sum, if V is nothing but W1 plus W2 and W1 intersection W2 is null vector, यानी zero vector. In that situation, dimension of zero vector and W1 intersection W2 is nothing but zero। हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर डायरेक्ट सम है तो उस स्टेज पे जो हमारा डायमेंशन है W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, वो होगा आपका डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, क्योंकि इंटरसेक्शन का जो डायमेंशन क्या हो गया, एंड आल्सो कि अगर इस तरीके से आपके पास अवेलेबल है तो नेक्स्ट रिजल्ट कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, यानी जो डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन का W2 का है, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2। यानी इन दोनों के डायमेंशन से ऑलवेज क्या होगा, मिनिमम, यानी लेस देन, इन दोनों का मिनिमम लीजिए, उससे क्या होगा, लेस देन। दूसरा, अगर आपका डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 is always greater than or equal to maximum of 0 dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of V। ये 0 और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस मैक्सिमम वैल्यू से ऑलवेज डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, ज्यादा होगा। थर्ड, कि अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 is less than or equal to dimension of W1 plus W2 is less than or equal to minimum of dimension of W1 plus dimension of W2 और dimension of, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ये तीनों रिजल्ट्स, जैसे आपके पास क्वेश्चन में अगर अवेलेबल है W1 W2 और कंडीशंस अवेलेबल है, वहां से डायमेंशन आपसे पूछ रहा है कि W1 का डायमेंशन क्या होगा,
W2 का डायमेंशन क्या होगा, एज वेल एज इंटरसेक्शन का डायमेंशन क्या होगा, या लीनियर सम के बेस पे डायमेंशन क्या होगा। तो उन सब जगह पे यह रिजल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आपसे थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर इन जनरल डेफिनेशन से भी जाते हैं तब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमको देखना है कि अगर उसको इस तरीके से दिया हुआ है तो उसकी डायमेंशन क्या हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक ऐसे कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जो फील्ड ऑफ रियल नंबर का चूज करते हैं आप। और ये ऐसे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, दैट इज एग्जांपल। ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, किसका वेक्टर स्पेस है, Cn, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का टपल का एक हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। और जो आपने फील्ड चूज किया है, फील्ड इज आल्सो चूज द कॉम्प्लेक्स नंबर। देन चेक द कंडीशन का अगर आपके पास अलग अलग सब स्पीसीज गिवन है तो उनके डायमेंशन क्या हो। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ V इज नथिंग बट n। अगर यही हम कह दें कि हमारे पास जो यह सेट ऑफ वेक्टर्स है वो n टपल्स का है, और जो फील्ड है वो रियल नंबर है, तो उस स्टेज पे आपकी डायमेंशन क्या होगी। इसमें आपका 2 से मल्टीपल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू 2n। या रियल नंबर के बेस पे जिस तरीके से आप चूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स इज वन डायमेंशन अगर चूज करते हैं तो, एंड द डायमेंशन ऑफ C ओवर R इज नथिंग बट, इस तरह को चूज करना है। तो यह यहाँ आपका हो जाएगा। ठीक है। तब हमारे पास ये चीजें मिल गया। तब इसके बेस पे हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक W1 है जो सब स्पेस है आपका इसका। अब सब स्पेस में दिया क्या है कि हमारे पास n टपल्स के एलिमेंट है, A1 A2 और AN। ठीक है। और कह रहा है कि जो समेशन है I इक्वल टू 1 to n AI इक्वल टू 0। अब पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1। आपके पास सिंपल तरीका देखिए, आप कंडीशन क्या दिया है कि इन पूरे का सम A1 प्लस A2 प्लस A3 और AN की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब यहाँ से हम A1 कैलकुलेट कर सकते हैं, -A2 -A3 और ये -AN, यानी हम A1 के जगह ये पुट कर सकते हैं, बाकी वही सारी एलिमेंट रहेंगे। इसका मतलब है नंबर ऑफ कांस्टेंट इज 1, देन डायमेंशन ऑफ W1, क्योंकि एक तो हमने रिमूव कर दिया, देन डायमेंशन ऑफ W1 इज नथिंग बट n-1। हमने लोगों ने कल इस पे क्वेश्चंस भी देखे थे। एंड द नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, कि अगर हमारे पास दिया हुआ है W2, ठीक है, वह दिया हुआ है A1 A2 और AN, और कंडीशन क्या दिया है, AI+AI+1 इक्वल टू 0 फॉर I इज इक्वल टू 1 to n-1। इस स्टेज पे आपकी डायमेंशन क्या हो। ठीक है। अब देखिए इसका अगर आप डायमेंशन हम पूछे तो इसकी डायमेंशन आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो कंडीशन क्या है कि A1+A2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप A1 की वैल्यू -8 लिख सकते। ठीक है। सिमिलरली आप लिखेंगे A2+A3 इक्वल टू 0, तो आप यहाँ से A3 को भी आप -8 लिख सकते। सिमिलरली आप A3+A4 यूज करते हैं, तो यहाँ आप इक्वल टू 0, तो आप A4 को लिख सकते हैं -A3, जो कि A2 के बराबर है। अगर आप जनरली देखें तो आप पूरे एलिमेंट को जब आप डिफाइन करेंगे, AN तक भी डिफाइन करेंगे स्टेज में, एक पर कहीं ना कहीं A2 के टर्म में आएगा। यानी इसका मतलब ये पूरा जो टर्म है सिर्फ एक टर्म से डिफाइन हो जाएगा, दैट इज द A2। आप चाहे A1 को चूज कर लीजिए, चाहे A2 वो आपकी जो है पर्टिकुलर A1 एलिमेंट आर चूज, जिसके बेस आप पूरा डिफाइन कर देंगे। देन डायमेंशन ऑफ W2 इज
वन, बिकॉज जो नंबर ऑफ कांस्टेंट, एक और तरीका याद रखिए, दिस इज नंबर ऑफ कांस्टेंट इज n माइनस वन। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ W1 n-n-1, n माइनस n प्लस वन, ये कैंसिल हो गया, दैट वैल्यू इज ऑल्सो वे। बट आप पर्टिकुलर एक बार आप चेक जरूर करिए कि आपकी कंडीशन को फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन अनदर कराता हूँ, मान लीजिए यह नेट का क्वेश्चन है, सीएसआर नेट जून 2012। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब देखिए लिखा क्या है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल symmetric matrices A equal to Aij of order n cross n, and the condition n is greater than or equal to 2 with real entries A11 equal to 0 and trace 0 each, then ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए n स्क्वायर प्लस n माइनस 4/2, ऑप्शन नंबर बी n स्क्वायर माइनस n प्लस 4/2, ऑप्शन नंबर सी n स्क्वायर प्लस n माइनस 3/2, ऑप्शन नंबर डी n स्क्वायर माइनस n प्लस 3/2। अब देखिए एक तरीका है कि आप n क्रॉस n मैट्रिक्स के बेस पे जाइए, आप ट्राई करिए कि देखिए क्या सिचुएशन आ रही है। एक सिंपल तरीका जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको लिए अनदर चीज डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने चूज किया है एक ऐसे, दैट इज द 2 क्रॉस 2, नहीं थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा, चूजिंग द 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और क्या कर रहा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए आई जे और ए जे ए आई आपस में क्या होता है, इक्वल। यानी तो ये तो फिक्स है कि A12 A21 के इक्वल होगा। तो यहाँ मान लीजिए हमने चूज किया A11 A12 A13, तो ये 21 को हम लिख सकते हैं A12, 22 तो मान लीजिए वही रहेगा A23, यह 31 है तो इसको 13 लिख सकते हैं। A32 को भी हम क्या लिख सकते हैं, A23, और ये आपका A33। ठीक है, ये एलिमेंट आपने मान लीजिए चूज कर लिया। सेकंड कंडीशन क्या दिया है कि उसके बाद फिर A11 की वैल्यू 0 है, यानी यह वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी ये एलिमेंट तो रिमूव हो गया। अब ए एलिमेंट रिमूव हो गया, इसके अलावा भी कहा है कि A22 और A33 और A11 यानी 0, तो आपका A22 और A33 क्या हो गया, 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A22 नथिंग बट -A33, यानी यह जो वैल्यू है हो जाएगा -A33। ठीक है, ये कंडीशंस मिल गए। अब यह 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, आपको कितने एलिमेंट मिले, एक एलिमेंट आपको यह मिला, एक एक एलिमेंट आपको यह मिला 1 2, एक एलिमेंट मिला आपको 1 3, एक एलिमेंट मिला आपका, ये तो 1 2 वही सेम है, तो दो, ये आपके पास हो गया 3, सेम ही है, 3 और एक 4, यानी टोटल एलिमेंट आपको मिले 4। यानी जब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, n की वैल्यू जब 3 थी, तो हमको जो डायमेंशन मिला वो कितना मिला, A1 2 3 4। अब क्या करते हैं, पर्टिकुलर n की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं कि किसमें 4 आ रहा है। तब जनरली आप पुट करिए, जैसे इसमें मान लीजिए मैंने हमने बी में पुट किया पहले, तो ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर -3 प्लस 4/2, ये 9 प्लस 1/2, दैट इज द 5, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से ए को चूज करते हैं, तो 3 का स्क्वायर
+3 -4, तो 9 और 3 12, 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। दिस ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। अनदर भी देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 3² 9 +3 -3 दे द 9/2, नॉट पॉसिबल। When the option number D, 9 -3 +3 cancel 9/2, ठीक है, दिस आल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। या दूसरा तरीका, अगर आप n क्रॉस n के बेस पे जाना चाहते हैं, तो या तो आप बेसिक, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद हो कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो फार्मूला होता है वो होता है n² + n/2। सिंपली आप लिख सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ n क्रॉस n symmetric matrices इज इक्वल टू n² + n/2। अगर यहाँ आप फोकस करें तो आपका n² + n/2 -2, बिकॉज द नंबर ऑफ कांस्टेंट इज 2। बिकॉज यह कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक आपका जो कंस्टेंट है वह ए है कि जो आपके रियल एंट्रीज है A11 0 है, और एक आपका है ट्रेस 0 है। हम इसमें 2 से माइनस कर दें, देन सिंप्लीफाई, देन n² + n -4/2। दिस इज द ऑप्शन नंबर ए इज आल्सो। इधर द रिजल्ट में या अनदर आपको रिजल्ट नहीं याद है तो आप ऐसे एग्जांपल चूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे आप। यहाँ तक आपको रिजल्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो इसमें कैंसिल होगा। ओके, अब यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे थोड़ा सा और अनदर क्वेश्चन जानने की कोशिश करूँ। दिस क्वेश्चन इज IIT जैम, मतलब IIT जैम 2019 का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक W1 एंड W2 विद स्पेसेस ऑफ रियल वेक्टर स्पेसेस R पे पावर 100 डिफाइंड बाय W1, और कंडीशन दिया है कि xi इक्वल टू 0 इफ I इज divisible by 4, and the another vector of a space of W2 x1 से 100 तक एलिमेंट, एंड द xi इक्वल टू 0 इफ I इज डिविजिबल बाई 5। तो आपको एक W1 डिफाइन करना पड़ेगा, उसका डायमेंशन, एक W2 डिफाइन करना पड़ेगा, उसका डायमेंशन, एंड आल्सो द डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है, द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ R³ स्पैन्ड बाई, देखिएगा, यस, ये आपका क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है, द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस ऑफ R³ spanned by -3 1, 0 1 2, 1 and 3 0 -1 each। ऑप्शन ए इक्वल टू 0, ऑप्शन बी 1, सी इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 3। तब कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ R³ स्पैन्ड बाय दैट एलिमेंट। तो आप इस एलिमेंट को चेक करिए कि क्या यह डायमेंशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेट अस कंसीडर दैट द बी इज इक्वल टू -3 1, 0 1, 2, 1 3, 0 और -1। आप यहाँ चूज करिए अल्फा -3 1 0, और एक एलिमेंट चुनिए बीटा 1 2 1, लीनियर कॉम्बिनेशन 3 0 -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बच्चे हैं आपके। यहाँ से आप कहते हैं -3 अल्फा
प्लस बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। लास्ट बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं बीटा और गामा आपस में क्या है। तब यहाँ से आप इम्प्लीमेंट अगर करें, बीटा और गामा अगर आपस में आपका इक्वल है, तो आप यहाँ बीटा इक्वल टू गामा पुट कर दिए, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू माइनस गामा। अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया, सर जो माइनस सेकेंड गामा। वाला इक्वेशन है उसमें गामा जीरो होगा ना? गामा जीरो कौन सा, अच्छा, यार सेकंड वाले में गामा जीरो रहेगा। ठीक, थैंक यू। तो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2 गामा। ठीक है, अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2 गामा। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, हम अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें, तो हमको गामा की वैल्यू मिलेगी -3 माइनस में +6 गामा प्लस बीटा इज ऑल्सो गामा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 0। इधर 10 गामा इक्वल टू 0, देन गामा इक्वल टू 0। तो आपका बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, यानी आपके तीनों एलिमेंट क्या मिल जा रहा है, 0। इसका जो डायमेंशन होना चाहिए आर क्यूब का, वो डायमेंशन होना चाहिए 3। इसका जो डायमेंशन आप चूज कर सकते हो वो होगा आपका 3। क्या कोई दो एलिमेंट आपस के लीनियर कॉम्बिनेशन से थर्ड एलिमेंट को जनरेट कर सकता है इसमें। अगर हम कॉम्बिनेशन को जनरेट करने की कोशिश करें, यहाँ एक काम 3 से 6 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 1 2 1 प्लस -3 1 0 नहीं जनरेट होगा। इसका मतलब है अगर लीनियर कॉम्बिनेशन समझ आए तो कोई एक कम हो जाता है। कैलकुलेशन एक बार देख लेता हूँ मैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, कि बी -3 1 0 1 1 और 3 0 -3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गामा। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। लास्ट से बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस बात है इसका जो डायमेंशन होगा 3 होगा। नेक्स्ट, अब अनदर क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा बस, कि अगर हमारे पास let M5R denote the vector space consisting of all 5 matrices with real entries over the real number field. Let W is the subset of, लिख दे रहा हूँ मैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द IIT एग्जाम 2010। ध्यान समझिएगा, let M5 of real number denote the vector space consisting of all 5 cross 5 matrices with real entries over the real number field. Let W is subset of M5R be the subspace of all skew symmetric
skew symmetric matrices, then the dimension of W, then the dimension of W is, ऑप्शन क्या दिया आपको, 10, B 15, C 20 and D 25। ठीक है, यानी कह रहा है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है 5x5 की मैट्रिक्स की, जो इसकी एंट्रीज आ रही है वो रियल नंबर से आ रही है। यानी कहने का मतलब है जो M5 आपका आर है वो कुछ और नहीं, मैट्रिसेस ए आई जे 5x5 एंड ए आई जे बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारा वेक्टर स्पेस है। और फिर कह रहा है कि हमारे पास जो W है वो आपका है ए आई जे 5x5 belongs to M5R and condition कि this is the skew symmetric matrices, यानी ए आई जे माइनस ए जे ए आई आपस में क्या होंगे, इक्वल, आई वेरी फ्रॉम 1 to 5। ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है। फिर बताना है कि आपके पास कि जो यह आपके पास मैट्रिसेस है, ये मैट्रिसेस की जो कलेक्शन है डब्ल्यू, इसकी डायमेंशन क्या, यानी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। एक तो सीधे सीधे खत्म हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो M5R है इसकी डायमेंशन 5x5 होगी, जो कि डी का नहीं होगा बिकॉज कांस्टेंट आर अवेलेबल। ये तो डी तो ऑप्शन सीधे सीधे खत्म हो गया आपका। अब रही बात, अगर मान लीजिए बेसिक अगर बेस पे चूज करें तो हमको एक डिफिनेशन क्लियर होता है कि जो डायमेंशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जब जब ही हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डायमेंशन लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। जैसे हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस है एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में इसको देख सकते हैं ऐसे। देखिए जैसे मान लिया हमने चूज कर लिया ऐसे कि हमारे पास एक मैट्रिसेस है एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, और कहा जाए कि देखिए ध्यान से ए आई जे माइनस इक्वल टू माइनस ए आई जे, ए जे आई, तो हम अगर आई आई लिखे तो ये जगह माइनस ए आई है, इधर ट्रांसपोर्ट टू ए आई आई इक्वल टू जीरो। यानी इसके जो डायगोनल के एलिमेंट मिलेंगे वो सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। ये कंडीशन तय हो गई कि टोटल एलिमेंट कितना है हमारे पास, एन स्क्वायर। अब इसमें से एन एलिमेंट तो बाहर हो गया, इसमें से एन एलिमेंट बाहर हो गया क्योंकि हमने एन एलिमेंट हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया ये। अब बचे अनदर एलिमेंट, तो यह एलिमेंट यहाँ किसके कंडीशन में बदल जाएगा, इस तरीके से बाई टू हो गया हो, तो आपका टोटल एलिमेंट क्या जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। तो आप डायरेक्ट फार्मूले में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इधर 5 स्क्वायर माइनस 5 बाई टू, तो 25 - 5/2, 20/2 इज इक्वल टू 10। आपकी वैल्यू ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा ट्रू। यानी जो डायमेंशन होगा 5x5 मैट्रिक्स का रियल एंट्रीज के बेस पे, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कलेक्शन रहता है सब स्पेस के फॉर्म में, उसकी जो डायमेंशन होगी कितनी होगी, 10। अगर सिमिलरली अगर मान लीजिए आप सिमेट्रिक मैट्रिसेस चूज करते हैं, तो आपके पास देखिए डिफिनेशन को बस समझिएगा, ये दिस इज द एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेस पे बात करते हैं, ठीक है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन है कि ए आई जे और ए जे आई आपस में क्या होंगे। तो एक तो क्लियर है कि यह डायगोनल के एलिमेंट इसके जीरो नहीं होंगे, देन टोटल एलिमेंट कितना है एन स्क्वायर, और इसमें आप एन एलिमेंट ये एड अप अपॉन टू, यानी यह आपका सिमेट्रिक मैट्रिसेस का हो गया एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं कि आपका क्या डायमेंशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास सिमिलर क्वेश्चन है कि अगर आपके पास सिमिलर, बस उत्तर दीजिएगा, अगर हमारे पास 6x6 की मैट्रिसेस है और ये 9 में आया था 2009 आईआईटी जैम में, तो अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस है जो 6x6 मैट्रिसेस के बेस पे है, तो हम क्या करेंगे 6 स्क्वायर प्लस 6/2, तो 36, 6 42/2 दैट सेम।
ये है 21। आपका अगर 6 और 6 मैट्रिसेस पे है, इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका 21। ठीक है, इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं कि आपकी कितनी मैट्रिसेस की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट थिंग कि नेट का क्वेश्चन है जो 11 में आया हुआ था, देखिएगा क्वेश्चन में कहा क्या है बस, ये जून 2011 का क्वेश्चन है नेट का। बाकी तो मैंने इधर के सारे क्वेश्चन आपसे खुद ही करा दिए हैं। इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास एक एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, जो आपका मैट्रिक्स है मान लीजिए वो है यम एन आर, यानी ए आई जे एन क्रॉस एन एंड ए आई जे बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर कह रहा है कि जो आपका डब्लू है वह जो है मान लीजिए ए बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ए बिलोंग्स टू यम एन आर एंड द कंडीशन कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके अलावा क्या कर रहा है कि जो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस विथ रियल एंट्रीज एंड आल्सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए भी इंक्लूडेड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब है एक तो आपका फॉर्मूला एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू होता ही है, आपने एक कांस्टेंट इसमें और लगा दिया, इसका -1। देन ऑप्शन इसमें ऑप्शन इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, दिखा दे रहा है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू -1। ऑप्शन नंबर बी एन स्क्वायर -2n/2 -1। ऑप्शन नंबर सी एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू -1। ऑप्शन नंबर डी एन स्क्वायर प्लस 2n/2 -1। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी।